एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी को वो चारों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए हैं एंड आपको कुछ डाउट नहीं है। इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ट्रेडर्स टू रूलर्स। ये चैप्टर का क्या नाम है? ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी होते हैं उनसे राजा तक का सफ़र। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वार्म अप पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है? ही लेफ्ट लिस्बन विद द किंग्स ब्लेसिंग। उसने किसी अननोन पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसने लिस्बन एक कंट्री है उसे छोड़ा राजा की ब्लेसिंग्स के साथ यानी कि आशीर्वाद के साथ। एंड पास द वेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट से पास होकर द केप ऑफ गुड होप वॉज इम्प्रेसिंग। एक केप है गुड होप का, वो बहुत अच्छा था। गेट टू द ह्यूज इंडियन ओशियन, स्टॉप्ड ट्वाइस अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट। फिर वो बड़े से इंडियन ओशियन पर जाता है, उसके बाद वो 2 बार अफ्रीकन कोस्ट पर रुकता है। मैपुटू वॉज मॉर्टल, मैपुटू बहुत मॉर्टल था। फुल ऑफ बोस्ट, घमंड से भरा हुआ। ही रीच्ड मेलेंडी, मेलेंडी पहुंचता है वो। फ्रेंडली पोर्ट था ये मेलेंडी। हेल्प वॉज गिवन टू ट्रैवल टू इंडिया, वहाँ से उसे हेल्प मिलती है इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। गामा लैंडेड इन कैलिकट द इंडियन पोर्ट, जो इंडिया का एक पोर्ट है कैलिकट, वहाँ पर गामा लैंड करता है। दिस पोएम इज गिवन इन रिलेशंस टू गिवन मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग कुछ ये लाइंस दी हुई हैं, तो हमें इसका नाम बताना है। यहाँ पर ये सेलर कौन है जो सारे में घूम रहा है? गामा आ रहा है ना, तो ये वास्को डिगामा थे जो हमारे इंडिया आए थे ट्रैवल करने के लिए और रिसर्चेस वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम यही सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। टॉपिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। यूरोपियंस पहले व्यापारी थे। फ्रेंच इन इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन्स ब्रिटिशर्स। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं डायरकी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। द एटमॉस्फेयर ऑफ chaos and anarchy prevailing in India during the 18th century CE gave an opportunity to the European trading companies to increase their power। अब इंडिया में जब 18th सेंचुरी CE की बात हो रही है तो उस टाइम पर क्या हुआ था? इंडिया में जो मौसम था, जो आसपास का नेचर बोलते हैं ना, वो कैसा था? क्योस से यानी कि अफरा तफरी से भरा हुआ था और एनार्की थी वहाँ पर। एनार्की में स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया था 18th सेंचुरी CE में। तो ये सब कुछ वीक होने की वजह से, मतलब सारे में अफरा तफरी मची हुई थी, सब डिसऑर्डर में था, तो उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, जो यूरोपियन व्यापार करने वाली कंपनियां थी, उन्हें एक चांस मिल जाता है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी पावर को इंक्रीज करने की। ठीक है, देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया। उस टाइम पर जब सारे में अफरा तफरी मची हुई थी, सब कुछ बिखरा हुआ था, तो इंडिया में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। एंड दिस, और इसी की वजह से लास्ट में क्या होता है? प्रूव्ड डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। यही पॉइंट, कौन सा पॉइंट? यूनिटी ना होने की वजह से क्या होता है? ये बहुत हार्मफुल हो जाता है फॉर इंडियंस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ हैं वो आकर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो इंडिया के लिए दिक्कत की बात है ही। यूरोपियंस ग्रेजुअली इस्टेब्लिश देयर होल्ड, यूरोपियंस ने क्या करा? धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी इंडिया में। लीडिंग टू कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, और अपनी पकड़ तो बनाने लगे, साथ में उन्होंने इंडिया का कॉलोनाइजेशन कर दिया। कॉलोनाइजेशन में होता है प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द इंडिजिनस पीपल ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के लोगों पर अपना एक कंट्रोल जमाने की जो प्रोसेस होती है उसे कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो उन्होंने अपना कंट्रोल करना, उन पे अपना हक जताना भारतीयों पर शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूरोपियंस एज ट्रेडर्स। यूरोपियंस पहले ट्रेडर्स की तरह आए थे, उन्होंने व्यापार किया था। द डिस्कवरीज ऑफ न्यू सी रूट्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप। अब क्या हुआ था? नए नए सी रूट बन गए थे, सी रूट जिससे आवाजाही हो सके। ठीक है, आ जा सकते हैं, ऐसे रूट बन गए थे, ऐसे रास्ते की खोज हो गई थी, बने नहीं थे, खोज हो गई थी, डिस्कवरीज हुई थी, जिसकी वजह से जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी ना, वो यहाँ पर स्टैब्लिश होने लगी, स्थापित होने लगी। ट्रेडिंग कंपनीज कौन कौन सी? पोर्टुगल से, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, दे सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स स्पेशली इन दी कोस्टल एरियाज। इन सभी कंपनीज ने क्या किया? अपने ट्रेडिंग सेंटर, अपने व्यापार के जो सेंटर थे उनके अब अलग अलग पार्ट्स में सेटअप करने
स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। और ज़्यादातर उन्होंने कोस्टल एरिया चुना था, ठीक है, जो नदियों के किनारे का सी एरिया है वहाँ पर ही वो अपने सेटअप करते थे अपने ट्रेडिंग सेंटर का। दीज ट्रेडिंग सेंटर्स वर नॉन एज फैक्ट्रीज, उनके ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या बोला जाता था, फैक्ट्रीज बोला जाता था। एंड द ऑफिशियल्स और कमर्शियल एजेंट्स ऑफ दी कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर्स, और उन कंपनी के जो ऑफिशियल्स यानी कि जो मेन हेड होता है या कमर्शियल एजेंट्स होते हैं उन कंपनीज के, उन्हें क्या बोला गया, फैक्टर्स बोला गया। दीज फैक्ट्रीज वर इंगेज्ड इन ट्रेड, इन फैक्ट्रीज में क्या होता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था, यानी कि कुछ सामान बिकता था। आइटम्स एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट होकर कहाँ जाती थी, यूरोप जाती थी, जैसे स्पाइसेस यानी मसाले, सिल्क, कॉटन, क्लॉथ्स, मुस्लिन, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सभी चीज़ें इंडिया से कहाँ जाती थी या एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती थी, बाहर जाती थी, ठीक है। मुस्लिन क्लॉथ क्या होता है, थिन एंड फाइन कॉटन क्लॉथ, पतला सा और एकदम अच्छा जो सूती कपड़ा होता है उसे हम मुस्लिम क्लॉथ बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती थी, इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती थी। इन CE 1498, CE 1498 में क्या हुआ, वास्को ड गामा एक इंसान थे, ये अब पोर्टुगीज सेलर, ये एक पोर्टुगीज़ यानी कि पोर्टुगल से आए थे, पोर्टुगल जो बोलते हैं हम पुर्तगाल, वो एक नाविक थे, सेलर थे यानी कि सैर करने वाले थे। ही डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, उन्होंने ट्रैवल करते करते यूरोप से इंडिया जाने का एक नया रास्ता खोज दिया। ही वॉज ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया, उन्हें परमिशन भी दे दी गई कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। किन्हें, वास्को ड गामा को। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने के बाद द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट कलिकत, कोचीन एंड कैनेनोर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया आने के बाद पोर्टुगीज़ ने फिर क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया, कहाँ कहाँ, कलिकट, कोचीन और कैनेनोर। कहाँ पर है ये, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश कर दी फैक्ट्रीज। द पोर्टुगीज ट्रेडर्स दस कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन एंड ग्रेजुअली द इंडियन सीबॉर्न ट्रेड पास्ड इनटू देयर हैंड्स। क्या हुआ, जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया, यानी कि यहाँ पर अपनी पोजीशन क्या कर ली, बचा ली, अपनी पोजीशन बना ली यहाँ पर, और धीरे धीरे इंडियन से जो ट्रेड बन रहा था ना वो उनके हाथ में चला जाता है, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि जो इंडियंस के हाथ में था वो सभी चीज़ें चली जाती हैं पोर्टुगीज ट्रेडर्स के हाथ में। बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी का लास्ट हुआ, दे सेटअप अ कॉलोनियल एम्पायर, उन्होंने अपना एक एम्पायर, एक साम्राज्य सेटअप कर लिया था। कहाँ, उसमें गोवा, दमन दीव, बॉम्बे बेसिन एंड सेलसेटे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं वो सब भी थे, और बंगाल में जो हुगली और चित्तगोंग है वो भी उनके एम्पायर में इंक्लूडेड थे, किनके, पोर्टुगीज एम्पायर में। इन CE 1602 में द डच एस्टैब्लिश द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। CE 1602 में, ये तो हमने पोर्टुगीज़ की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद 1602 में डच ने क्या करा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी टू कैरी ऑन ट्रेड विद द ईस्ट, ताकि वो लोग क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें, किसके साथ, ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या कर सकें, वो ट्रेड कर सकें, ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि वो ईस्ट के साथ क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, भरूच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटना एंड आगरा। उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए वो इन जगहों पर बनाए, कहाँ कहाँ, सूरत, भरूच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटना एंड आगरा। यहाँ उन्होंने क्या करे, अपने फैक्ट्रीज बना दी, ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर्स बना दिए। अब आता है द फ्रेंच इन इंडिया, इंडिया में जो फ्रेंच लोग आए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया टू अचीव कॉमर्शियल गेन्स अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन पावर्स। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आती है, किस लिए आती है, ताकि वो कमर्शियल गेन्स को अचीव कर सकें, यानी कि अपना व्यापार बढ़ा सकें और दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन CE 1664। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी खोज हुई थी, इसकी नींव कब रखी गई, 1664 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। किस लिए बनी थी, फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया, ताकि ये इंडिया के साथ क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, एंड द ईस्ट इंडीज़ और इंडिया के साथ क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, ठीक है, नाम में आ रहा है ना ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया के साथ और ईस्ट इंडीज़
ईस्ट इंडीज यानी जो ईस्ट इंडिया में लोग हैं उनके साथ क्या कर सकें, वो व्यापार कर सकें। दिस कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। इस कंपनी को कंट्रोल कौन करता था, फ्रेंच गवर्नमेंट। इट सेटअप इट्स हेडक्वार्टर्स एट पौंडीचेरी, जिसे हम आज पुडुचेरी बोलते हैं, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, मेन सेंटर कहाँ पर था, जहाँ पर सारी उनकी मीटिंग्स होती थी इस कंपनी की, वहाँ वो था पौंडीचेरी में। उस टाइम पर पौंडीचेरी बोलते थे, आज बोलते हैं हम पुडुचेरी। द फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट, फ्रेंच ने और कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी, सूरत, मसूलीपट्टनम इन आंध्रा, चंदेर नगर इन बंगाल, माहे ऑन दी मलाबार कोस्ट एंड कराईकल ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी। द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लेड टू वॉर्स बिटवीन दी टू पावर्स। अब एंग्लोज और जो फ्रेंच थे ना, उनके बीच में राइवलरी थी, दुश्मनी थी। इसकी वजह से इन दोनों में क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाते हैं। इस स्ट्रगल में क्या होता है, द इंग्लिश इमर्ज्ड विक्टोरियस, यानी कि एंग्लोज जीत जाते हैं और फ्रेंच को हरा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। द फ्रेंच इन इंडिया आपको समझ में आ गया है, आई होप। अगला टॉपिक है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी, एक ग्रुप था इंग्लिश व्यापारियों का, अंग्रेजों का एक ग्रुप था, उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। दिस कंपनी रिसीव्ड इस कंपनी को एक क्या मिला था, एक चार्टर मिला था। तो चार्टर मीन्स क्या होता है, चार्टर होता है एक रिटन स्टेटमेंट मिली थी फ्रॉम, कहाँ से, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दी थी, इंग्लैंड की जो थी 1600 में। उन्होंने एक चार्टर दिया था, किसे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसमें इस चार्टर में एक रिटन स्टेटमेंट में क्या लिख रहा था, गिविंग इट द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उन्हें अधिकार दे दिया था कि वो ईस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। सो ऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग बॉडीज वॉज एलिमिनेटेड। उन्हें एक्सक्लूसिव राइट मिल गया था, एक बहुत अच्छा वाला, एक हाई क्वालिटी वाला अधिकार मिल गया था। इसी वजह से जो दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज थी ना, वो सभी का खतरा उनके ऊपर से हट जाता है, कि उन्हें कोई खतरा नहीं था कि दूसरी इंग्लिश कंपनीज आ जाएंगी तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं, वो सब एलिमिनेट हो जाता है इस चार्टर की वजह से। द इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ट्राइड टू कंबाइन ट्रेड विद डिप्लोमेसी। इंग्लिश ट्रेडर्स ने जब से वो आए, उन्होंने जभी से ये कोशिश करी कि वो ट्रेड को डिप्लोमेसी के साथ क्या कर दें, कंबाइन कर दे। डिप्लोमेसी मीन्स उन्हीं की चले। द कंपनी सेंट कैप्टन हॉकिंस इन CE 1608 एंड लेटर सर थॉमस रो इन 1615 टू द पोर्ट ऑफ जहांगीर। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया, 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस को और बाद में 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। रो गॉट अ फरमान फ्रॉम जहांगीर। रो को जहांगीर से एक फरमान मिलता है, फरमान यानी कि एक फरमान मिला, फरमान में से एक चिट्ठी मिली, विच अलाउड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेटअप अ फैक्ट्री एट सूरत। उस फरमान में, उस एग्रीमेंट में, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था जो जहांगीर ने रो को दिया था, उसमें लिख रहा था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। द इंग्लिश सेटअप फैक्ट्रीज एट, इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ सेटअप कर दी, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बरोच, हुगली, मसूलीपट्टनम एंड मद्रास। मद्रास यानी चेन्नई, जिसे हम अब बोलते हैं, पहले मद्रास बोलते थे उसे। तो यहाँ उन्होंने अपनी इंग्लिश फैक्ट्रीज सेटअप कर दी। दे ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन दी साउथ एट मसूलीपट्टनम इन CE 1611। उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो साउथ में है वहाँ पर खोली 1611 में। बट दे वेरी सून शिफ्टेड टू मद्रास इन CE 1639। लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ही 1639 में अपनी ये जो फैक्ट्री थी ना, उसे मद्रास में, यानी जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। द इंग्लिश बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट एट मद्रास एंड नेम्ड इट फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639। क्या इंग्लिश ने अपना सबसे पहला किला मद्रास में बनाया था, चेन्नई में, और उसे क्या नाम दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में उन्होंने बनाया था। दिस फोर्ट वॉज वेल इक्विप्ड विद आर्म्स एंड गन्स। इस किले में बहुत सारे क्या थे, हथियार थे, बंदूक थी, ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे, दैट मीन्स मुंबई, इन 1668 CE। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपने अंडर कर लिया CE 1668 में, फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। किसके कंट्रोल से ले लिया था, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकेंड का कंट्रोल था उस टाइम पर बॉम्बे पे, लेकिन फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे कंट्रोल ले लिया। चार्ल्स हैड मैरिड अ पोर्टुगीज प्रिंसेस एंड गॉट बॉम्बे एज पार्ट ऑफ डाउरी। ये जो चार्ल्स था, किंग चार्ल्स सेकेंड, अब इसने, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसने कब्जा कैसे किया बॉम्बे पे। तो चार्ल्स ने एक पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस थी, उससे शादी करी थी और उसे दहेज में, डाउरी में क्या मिला था, बॉम्बे मिला था, बॉम्बे शहर पूरा मिल गया था।
CE 1640 में फिर क्या होता है, दे एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट हुगली, अंग्रेजों ने अपनी एक फैक्ट्री हुगली में सेटअप करी। CE 1680 में दे परचेज 3 विलेजेस, उन्होंने 3 गांव खरीदे। कौन कौन से? सुतंती, गोविंदपुर एंड कलिकता। लेटर ऑन दे डेवलप्ड दीज विलेजेस, ठीक है, एंड फॉर्म द सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसे हम आज कोलकाता बोलते हैं। बाद में उन्होंने इन सारे गाँव को, इन तीनों गाँव को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया और विकासशील बना दिया, और उन्होंने एक बड़ा शहर बना दिया जिसे हम कलकत्ता बोलते थे पहले और अब बोलते हैं कोलकाता। कलकत्ता बिकेम देयर सेंटर ऑफ पावर फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक उनकी जो सेंटर ऑफ पावर बोलते हैं ना, वो क्या रहा, कलकत्ता ही रहा। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड प्रोग्रेस रैपिडली एंड एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर्स इन इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करी और राइवल पावर्स यानी कि जो उनके दुश्मन इंडिया पे उनके पास आक्रमण कर रहे थे, उनके इन्फ्लुएंस को, उनके प्रभाव को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इट टुक फुल एडवांटेज ऑफ द प्रिवेलिंग वीक पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो बहुत वीक थी, सारे में अफरा तफरी मची हुई थी, तो उसका फुल एडवांटेज उन्होंने लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड ग्रेजुअली सक्सीडेड इन स्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और धीरे धीरे इंडिया में अंग्रेज़ों का जो शासन था, जो ब्रिटिश रूल था, उसे स्थापित करने में वो सफल रहे। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स, इंग्लिश आए तो व्यापारी की तरह थे, एंड बिकेम द मास्टर्स ऑफ दिस कंट्री इन कोर्स ऑफ टाइम, और थोड़े से ही टाइम में वो क्या बन जाते हैं, कंट्री के मास्टर बन जाते हैं, यानी कि मालिक बन जाते हैं। तो ये था उनका सफ़र ट्रेडर से क्या बनने का, रूलर्स बनने का। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में जो उसने सेटअप किया था। यहाँ पर ये जो किला दिख रहा है, ये कौन सा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला किला बनाया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये आपको क्वेश्चंस बताने हैं। आई वॉज फाउंड इन CE 1664, CE 1664 में किसकी खोज हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। आई ग्रांटेड चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर, दैट मीन्स रिटन एग्रीमेंट कौन देता है, क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। आई गॉट अ फरमान फ्रॉम जहांगीर टू सेटअप फैक्ट्री एट सूरत, फरमान किससे मिलता है, जहांगीर से, सर थॉमस रो को मिलता है। पहले कैप्टन हॉकिंस आते हैं, उन्हें तो नहीं मिलता, लेकिन सर थॉमस रो को मिल जाता है। आई मैरिड अ पोर्टुगीज प्रिंसेस एंड गॉट बॉम्बे एज अ डॉरी, बॉम्बे दहेज में किसे मिलता है, किंग चार्ल्स II को, जिसने एक पोर्टुगीज प्रिंसेस से शादी करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध हुआ था। फ्रॉम CE 1744 टू 1763, 1744 से 1763 में द इंग्लिश एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज वर इंगेज्ड इन 3 वॉर्स। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में 3 युद्ध हुए थे, 3 वॉर्स हुए थे। इन वॉर्स को बोला गया कार्नेटिक वॉर्स। क्या बोला गया, कार्नेटिक वॉर्स हुए थे बोलते हैं। These wars were fought in the area corresponding to the present state of Tamil Nadu over a span of nearly 2 decades. ये जो wars हुए थे इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में, ये आज जो तमिलनाडु है ना, उसके एरिया के आसपास हुए थे और नियरली 2 decades तक ये आपका युद्ध चला था। The English won these wars and established their monopoly over Indian trade. इंग्लिश जो थे, जो अंग्रेज थे, वो इन सारे युद्धों को जीत जाते हैं और अपनी मोनोपोली पूरे इंडियन ट्रेड पर स्थापित कर लेते हैं। मोनोपोली यानी अपना राज। एट द एंड ऑफ दीज वॉर्स, इन वॉर्स के एंड में द फ्रेंच कुड नो लॉन्गर क्लेम टू बी अ पॉलिटिकल पावर। और जब ये तीनों युद्ध खत्म हो गए तो उस टाइम पर फ्रेंच जो थे वो एक पॉलिटिकल पावर में नहीं थे। द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश इन 1760। 1760 में बैटल हुआ था वेंडीवॉश का, उसमें फ्रेंच जो थे वो बिल्कुल एकदम लास्ट हो गया था उनका, वो हार चुके थे फाइनली। द फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया। फ्रेंच का जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी इंडिया में वो सभी उनके ख़त्म हो जाती है, वो खो देते हैं। एंड द वॉर एंडेड इन 1763 विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये जो युद्ध था इनका एंग्लो फ्रेंच का, वो 1763 में ख़त्म होता है। और वो कैसे ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस वो साइन करते हैं, कुछ एग्रीमेंट था वो साइन करते हैं, तब उनका ये युद्ध खत्म होता है। अब आती है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल का ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ था। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इन द 18th century वॉज ग्रोइंग रिमार्केबली। जो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की 18th century में प्रॉस्पेरिटी यानी है कि जो एकदम समृद्ध थे वो बहुत अच्छे से बढ़ती जा रही थी। उनकी प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन संपत्ति सब बढ़ती जा रही थी, अच्छे से फल फूल रहे थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी पीरियड में द मुगल एम्पायर इन दिल्ली वॉज डिक्लाइनिंग। जिस टाइम बंगाल, बिहार और उड़ीसा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, उसी टाइम पर दिल्ली में जो मुगल एम्पायर था वो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, ख़राब होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो गिरती जा रही थी।
बंगाल बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर मुर्शिद कुली खान। लास्ट चैप्टर में बताया था कि मुर्शिद कुली खान के अंडर बंगाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। अली वर्दी खान वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराज उद दौला। अली वर्दी खान जो थे उनके बाद कौन आते हैं, उनके ग्रैंडसन यानी कि उनके पोते आते हैं सिराज उद दौला। इट वॉज अंडर द रूल ऑफ सिराज। सिराज के रूल के अंडर ही क्या होता है, बंगाल लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। बंगाल की जो इंडिपेंडेंस थी ना, जो स्वतंत्रता थी, वो खत्म हो जाती है और वो उस पर किसका कब्जा हो जाता है, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। तो ये था आपका ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये देखिए आगे, कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड द नवाब। अंग्रेजों और नवाबों के बीच में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई झगड़ा था, बहस थी। तो क्या कारण था, किस वजह से बहस थी। इन 1756 में सिराजुद्दौला केम टू पावर। पावर में कौन आता है, सिराजुद्दौला आते हैं। ठीक है, जो कौन थे, ग्रैंडसन थे अलीवर्दी खान के। ही फाउंड, उन्होंने ये देखा, सिराजुद्दौला ने ये खोज की, ये देखा दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्टार्टेड टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स इन बंगाल। कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो बंगाल में स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। सिराज डिड नॉट लाइक द एक्शंस ऑफ द कंपनी। जब उसने ये देख लिया तो कंपनी की ये काम उसे पसंद नहीं आया। सो ही वॉन्टेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने क्या चाहता था वो, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोइंग पावर कितने ग्रो कर सकती है ये कंपनी, उसकी वो चेक करना चाहता था। सो ही आस्क्ड द कंपनी नॉट टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। इसलिए उसने कंपनी से पूछा कि अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई ना करे। बट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट पे एनी हीड टू द नवाब्स रिपीटेड रिक्वेस्ट। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ने जितनी रिक्वेस्ट करी थी ना, उसको कोई हीड नहीं किया। हीड यानी कोई घास भी नहीं डाली। हैंस सिराज अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता इन 1756। इसीलिए जो उसकी बात नहीं मानी गई तो सिराज ने उसका जो किला था ना फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1756 में उस पर आक्रमण किया और उसे अपने अंडर कर लिया था। ये है फोर्ट विलियम कलकत्ता में। व्हेन द न्यूज़ ऑफ कैप्चर ऑफ कलकत्ता रीच्ड मद्रास, जब कलकत्ता को कैप्चर करने की खबर मद्रास पहुंचती है, क्लीव वॉज इमीडिएटली सेंट टू कलकत्ता। क्लीव को तुरंत कलकत्ता भेजा जाता है। एंड दी नवाब वॉज फोर्स टू कम टू टर्म्स, और नवाब को ये फोर्स किया जाता है कि वो टर्म्स में आ जाए, यानी कि अपने औकात में आ जाए। एज अ रिजल्ट सिराज हैड टू वैकेट कलकत्ता, और इसकी वजह से सिराज को कलकत्ता वैकेट करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एंड ऑल्सो पे इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स को इंडेमनिटी भी पे करनी पड़ती है। इंडेमनिटी यानी एक पेनल्टी होती है जो हारे हुए राजा को जीतने वाले को देनी होती है। ठीक है, क्या, इंडेमनिटी। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ पेनल्टी गिवन बाय द डिफीटेड रूलर। हारे हुए जो राजा हार जाता है वो जीतने वाले को देता है। क्या, जो हार जाता है वो जीतने वाले को देता है। क्यों देता है, फॉर कॉजिंग वार, फालतू में युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्लीव नाउ हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नवाब। क्लीव जो था ना नवाब के अगेंस्ट, वो थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थी उसमें, यानी कि लड़ाई झगड़ा। राय दुर्लभ द ट्रेजर ऑफ द नवाब, नवाब का एक जो खजांची बोलते हैं जिसे, वो था राय दुर्लभ। मीर जफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब फोर्स, नवाब की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ था मीर जफर। एंड जगत सेठ, वो रिचेस्ट बैंकर था बंगाल का। दे वर इंड्यूस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द नवाब, उन्हें इंड्यूस किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो नवाब के अगेंस्ट क्या करें, रिवोल्ट करें, विद्रोह करें। इट वॉज डिसाइडेड दैट क्लीव वॉज टू मार्च एट वंस टू प्लासे। ये डिसाइड किया गया कि क्लीव जो है वो मार्च करेगा, कहाँ पे जाएगा, प्लासे में जाएगा। मीर जफर देन वॉज टू ज्वाइन क्लीव विद ऑल द फोर्सेज एंड अंडर हिज कमांड। उसके बाद मीर जफर क्या करेगा, वो क्लीव को ज्वाइन करेगा सारी फोर्सेस के अंडर, सारी फोर्सेस यानी उसकी तरफ ले जाएगा। वो कौन था, मीर जफर, कमांडर इन चीफ था नवाब की सेना का। मीर जफर वॉज प्रॉमिस्ड द थ्रोन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब वो ये भी तो कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। मीर जफर ने सारी सेना अपनी किधर लिया, क्लीव के साथ मिल गया, वो उसने हाथ मिला लिए, नवाब को छोड़ दिया, क्लीव के साथ हाथ मिला लिए। तो मीर जफर को ये वादा दिया गया कि उसे बंगाल का सिंहासन मिलेगा। ठीक है, बंगाल उसके अंडर आ जाएगा। तो ये हुआ था किसमें, ये कारण थे किसके, इंग्लिश और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के। सो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम दी बैटल ऑफ प्लासे स्टार्ट करेंगे जो 1757 में हुआ था। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।